स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज बात जम्मू कश्मीर के बारामूला पार्लिमानी कंस्टिट्यूएंसी की। जी हाँ, जैसे जैसे जो 5वें मरहले का इंतखाब है उसके दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे देश भर में ही जहां जहां भी अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनमें से एक जो जम्मू कश्मीर की जो सीट है बारामूला की, उस पर भी चुनाव होने हैं। और बारामूला एक ऐसी सीट है जहां पर कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, और इन बड़े चेहरों के साथ जो पार्टियों का आपस में मेल जोल हो रहा है, या जो पार्टी सीधे तौर पे चुनाव में नहीं है वो किसे समर्थन दे रही है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, कौन किसके हक में बोल रहा है, कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ पे ये लड़ाई बारामूला की पहुंच चुकी है। तो आज प्राइम टाइम इसी पर चर्चा करेंगे कि बारामूला की लड़ाई आखिर दिलचस्प क्यों हो गई है, और इसके पीछे किस किस कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काम कर रहा है। कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर में खास तौर से हमने देखा था कि पिछले जो 2-3 फेजेस में चुनाव हुए, वहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और वोट दिया, बल्कि एक नया कीर्तिमान भी बनाया पिछले, खासतौर से पिछले फेज की बात करें तो। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो बारामूला की सीट पर चुनाव होने हैं, इस चुनाव में भी क्या इतनी ही बड़ी तादाद में जो वोटर वो घरों से बाहर निकलेंगे, और खास तौर से जिस तरह से जो बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं और जितना इसको लेकर के बिल्कुल हाई राइज कैंपेन हुआ है, इसका कितना असर पड़ेगा। आज खासतौर से आपको बता दें कि इस जो चुनावी समर में बारामूला से जो बड़े चेहरे हैं उनमें से उमर अब्दुल्ला का एक नाम है, जो जाहिर आपको पता है कि ये साबिक वज़ीर आला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है। JKPC यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सजाद गनी लोन भी चुनावी मैदान में है, और PDP की तरफ से फयाज अहमद मीर है, और जबकि जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी से इंजीनियर अब्दुल रशीद हैं, जिनके लिए उनके बेटे इमरान रशीद धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे। से भी जो खबर है वो DPAP ने ये ऐलान कर दिया है कि DPAP का जो सपोर्ट है वो इंजीनियर रशीद के साथ होगा। तो और ऐसे में JKPC को पहले ही अपनी पार्टी ने ऐलान कर रखा कि हम उनका साथ देंगे। तो इन सब को मिलाकर ये लग रहा है कि हर पार्टी किसी न किसी तरह से, चाहे वो सीधे तौर पर या फिर सीधे तौर पर न होकर किसी पार्टी का साथ देकर, वो चुनावी मैदान में अपनी जो कोशिशें हैं, अपनी जो ताकत उसको आजमा रही है। और तो खास ये 4 चेहरे हैं जिन पर जिसके बारे में अहम मुकाबला होगा। इस पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कई खास मेहमान। हम आपको बता दें, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सलमान निजामी, जो चीफ स्पोक्सपर्सन है DPAP के, और हमारे साथ अदनान अशरफ होंगे, स्पोक्सपर्सन JKPC, यदुवीर सेठी होंगे, स्पोक्सपर्सन BJP, तेजिंदर सिंह सोडी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि फिरदौस बाबा भी होंगे, जो स्पोक्सपर्सन अवामी इत्तेहाद पार्टी की। सबसे पहले मैं तेजिंदर सिंह सोडी जी आपके पास ये जानने के लिए आता हूं कि बारामूला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस सीट पर जो चुनावी नक्शा जो बन रहा है, जो गहमा गहमी है और जो रेस है, उसको जरा ब्रीफ कर दें कि इस सीट पर किस तरह के अभी हालात हैं। देखिए विशाल, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट लग रहा है अब जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर, क्योंकि कई बड़े चेहरे जो हैं वो बारामूला से हैं, जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला हैं, एक फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन, और इंजीनियर रशीद जो MLA लंगेट रह चुके हैं, वो भी एक फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, और पिछले कई सालों से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस पार्लियामेंट्री सीट पे। तो काफी एक इंटरेस्टिंग जो समीकरण है वो यहाँ पर हो रहा है। देखिए, पहले ये देखा जा रहा था कि कॉन्टेस्ट जो है वो शायद 2 लोगों के बीच में होगा, उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन। लेकिन अब जिस तरह का समीकरण बन रहा है, जिस तरह का सपोर्ट देखा जा रहा है लोगों से, कहीं ना कहीं वो सिंपैथी वेव आ रही है इंजीनियर रशीद के लिए, जिस तरह के उनके बेटे जो हैं वो कैंपेनिंग को स्पेयर हेड कर रहे हैं, और गुलाम नबी आजाद का इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करना है। देखिए, इसके पीछे चाहे कोई भी रीजन हो, अगर आपको याद होगा 2015 में जब गुलाम नबी आजाद को सपोर्ट चाहिए था यहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली से, तब यहाँ पर असेंबली थी, BJP और PDP की गवर्नमेंट थी, और इंजीनियर रशीद ने गुलाम नबी आजाद को वोट दिया था। अगर आपको याद होगा, इंजीनियर रशीद ने वोट देने के बाद, जिससे गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में चुन के गए थे,
इंजीनियर रशीद ने कहा था कि उनकी पास एक तरफ तो बीजेपी के कैंडिडेट थे और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद तब कांग्रेस से थे और कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद ने लिख के इंजीनियर रशीद को यह दिया था, एज पर इंजीनियर रशीद की जो अफजल गुरु की जो हैंगिंग हुई थी, अफजल गुरु वही है जो पार्लियामेंट अटैक में मेन एक्यूज था, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। तो गुलाम नबी आजाद ने ये लिख के दिया था कि अफजल गुरु की जो फांसी हुई थी वो गलत थी। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है वो एक तो अपना जो पुराना कर्ज है इंजीनियर रशीद पे ने उन पे जो चढ़ाया हुआ था उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद वापस उसी दौर में जा रहे हैं जहां पर उन्होंने अफजल गुरु की हैंगिंग को गलत बताया था और अब वही सपोर्ट जो है वो इंजीनियर रशीद को फिर से दिखा रहे हैं। जी जी हमारे साथ सलमान निजामी जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पहले ये करना चाहूंगा कि क्या कुछ मतलब टीस सी हो रही है कि सीधे तौर पर आपकी पार्टी या आपका उम्मीदवार बारामूला में नहीं है, आपने सपोर्ट ऑफर किया है इंजीनियर रशीद को? देखिए साहब, हमारे वहाँ कैंडिडेट थे शुहेब लोन साहब, जो मीडिया में भी आए थे, हमने डिक्लेयर भी किया था, लेकिन फिर वहाँ के जितने भी हमारे सीनियर लीडरान थे, ताज मोहिद्दीन साहब और बाकी लोग, उन्होंने कहा कि हमें इंजीनियर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। और फिर पार्टी ने भी फैसला लिया, क्योंकि आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में अगर कोई लीडर था वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद की और ये नारा दिया कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। एनसी के 3 एमपी थे, जैसे उनको सांप सूख गया था, अभी तक उन्होंने पार्लियामेंट में 370 की बात नहीं की। और 5 साल से इंजीनियर रशीद साहब 370 की जो लड़ाई लड़ रहे थे और उसकी वजह से जो है वो जेल में है। और उनके बेटे ने जब अपील की तो बहुत इमोशनल अपील किया आज़ाद साहब को, फिर आज़ाद साहब भी इमोशनल हो गए। मुझे ज़ाती फ़ोन उन्होंने किया अबरार साहब ने कि आज हमें आपका साथ चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि एक इंसान 5 साल से जेल में है, तो हमें अपने मफाद को साइड पे रख के, अपनी कुर्सी की जो सबको एक एम्बिशन होता है उसको साइड पे रख के, अपने कैंडिडेट ने फैसला लिया, जो हमारे कैंडिडेट शुएब लोन साहब थे, तो हमने फैसला लिया कि हमें अगर जवाब देना है दिल्ली को कि आपका फैसला जो गलत था 370 को हटाना, तो वो जवाब यही है कि हमें उस इंसान को वहां से वापस बाहर निकालना है जिस इंसान को आपने 5 साल से अंदर रखा है। दूसरी तरफ वहीद पराज साहब हैं पीडीपी के, उन पे भी वही इल्जामात थे, वो भी जेल में थे, उनको क्यों आपने बाहर रखा? उनको आपने मौका दिया इलेक्शन लड़ने का और इंजीनियर साहब को जो है अंदर रखा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस वक्त अपने मफाद को साइड पे रख के उस इंसान के लिए हम खड़े रहे जिस इंसान ने कुर्बानी दी। 5 साल से एक लेजिस्लेटर थे, एमएलए रह चुके हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आम आदमी किसी को आपने उठा दिया। एक लेजिस्लेटर था जिसको लोगों का मैंडेट था, जिसने हिंदुस्तान के आईन पे हलफ लेके जो है वही बात साबित है जो अभी तेजस्वी सिंह सोढी ने कहा कि एक तरह से कहीं ना कहीं डीपीएपी या खासतौर से गुलाम नबी आजाद वो कर्ज जो है एक तरह से उसका वो बदला दे रहे हैं, वो कर्ज उतार रहे हैं। नहीं, इसको कर्ज देखिए, आजाद साहब का एक लेवल है, एक किरदार है कि वो मफाद परस्त नहीं है। अब कुछ लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया कि आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। हमने कांग्रेस को इसलिए छोड़ा, हमने बहुत कुछ दिया है कांग्रेस को। आज कांग्रेस का मुझे बताइए कोई जम्मू कश्मीर का लीडर ऐसा है जो टीवी पे, आपके टीवी पे वैसी नुमाइंदगी करे जैसे सलमान निजामी करते थे, या गुलाम नबी आजाद साहब की तरह जो है 20 सीटें कांग्रेस को दिलवा सके। आज मैं चैलेंज करता हूं, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड 370 पे नहीं था, वो कंफ्यूज थे। अभी तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड 370 पे क्लियर नहीं किया है। इनफैक्ट कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जो थे उन्होंने 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया। उसमें अशोक गहलोत थे, उसमें हुड्डा साहब थे जो चीफ मिनिस्टर सिटिंग। मौजूद आज वो नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मतलब अगर डीपीएपी सीधे तौर पर अपना उम्मीदवार उतारती और वो चुनाव लड़ रही होती, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, अब एक इंसान 5 साल से जेल में है तो वो किस वजह से जेल में है? उसने भी 370 के हटने के खिलाफ आवाज उठाई थी, हम सब ने आवाज उठाई थी। अब हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि भाई एक इंसान जेल में है तो हम यहां से अपना नुमाइंदा उठाएंगे और उसके खिलाफ जो है कैंपेनिंग करेंगे। हमारे ज़मीर ने हमें इजाजत नहीं दी कि जो इंसान जेल में है और हम उसके खिलाफ कैंपेनिंग करें। आपने तो कहा कि पहले आपने पार्टी कैंडिडेट दिया था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पे, इब्रार रशीद की रिक्वेस्ट से फिर आपने अपना फैसला बदला, पार्टी ने फैसला बदला।
नहीं, हमें जो हमारे वहाँ कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शोहेब लोन साहब, हमने फैसला लिया था कि हम उनको जो है इलेक्शन लड़वाएंगे, लेकिन शोहेब साहब ने हमें प्रपोजल दिया कि नहीं, हमारी बातचीत इंजीनियर रशीद साहब के परिवार से हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब इलेक्शन लड़े। तो हमने शोहेब साहब की बात मानी और पूरी पार्टी ने जो है, ताज साहब ने जो है स्टेटमेंट। फिरदौस साहब का इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल आपसे ये है कि कितनी उम्मीद लग रही है एक ऐसा कैंडिडेट जो सीधे तौर पर आवाम के बीच जा नहीं पा रहा है, वो जेलों में है और उनके बेटे जो है वो तशरीह कर रहे हैं, दूसरी पार्टी का समर्थन आपको मिल रहा है, तो क्या लग रहा है, आप कहां तक आपकी तैयारी पहुंची है? बिल्कुल, ये तो हमारी डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है और हमारी जुडिशरी की एक इंसान अगर उस पे जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ हो तो वो जेल से ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो कई लीडरान ऐसे रह चुके हैं पास्ट में जिन्होंने जेल में ही इलेक्शन लड़े हैं। तो इसी तरह से हमने भी कोर्ट में अप्लाई किया कि हम जो इंजीनियर रशीद साहब हैं उनको जेल से इलेक्शन लड़वाएं। तो कहीं ना कहीं जी बोलें आप। लोगों का ये फैसला था क्योंकि मगर कुछ हजार वोट से वो चूक गए थे, तो लोगों के मन में एक रिग्रेट सा था कि नहीं, इंजीनियर होने चाहिए थे हमारे पार्लियामेंट में, हमें रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो उसी को लेके हमारी पार्टी में एक कंसेंसस हो गया, तो हमने ये डिसीजन ले लिया कि इंजीनियर रशीद साहब जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो बाकी जो आप अलायंस की बात कर रहे हैं, अलायंस तो है नहीं, ये कुछ एक अशखास हैं या जैसे कि आज़ाद साहब की पार्टी है, हम इनके शुक्रगुजार हैं, तो ये हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात इसमें ये है कि मैं यूथ को जोड़ सकता हूँ पार्टी में। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियोस में हमारी जो फेसबुक चैनल चल रही हैं, तो एक लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर से यूथ बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इससे बड़ी बढ़कर बात क्या हो सकती है? तो अब आपको इस आज़ाद साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ शोहेब लोन जी का। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक सवाल फिरदौस एक सवाल छोटा सा, किसे आप मानते हैं कि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी राह में सबसे कड़ा मुकाबला मिल रहा है? किस पार्टी से, किस कैंडिडेट से? देखिए, मैं मुकाबले की तो बात नहीं करूंगा, मैं अपना एजेंडा लेके चला हूं, लोगों के सामने लेके चला हूं। तो मैं इलेक्शन ओबियसली जीतने ही चला हूं। तो मेरे लिए हर एक बराबर है। जैसा मेरे लीडर अभी तक 5 साल से मुकीद है, तिहाड़ जेल में बंद है। तो कोई भी आप रीजनल पार्टी ले लें, मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने आज तक उनके बारे में बात की होगी। हाँ, जब इलेक्शन का बिगल बढ़ा तब एक पार्टीज है कि उन्होंने लबकशाई की। जैसे कि आप उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, तो जैसे अरविंद केजरीवाल को जब तिहाड़ जेल ले जाया गया, तो वो उसके घर, अरविंद केजरीवाल जी के घर गए उन्हें अपनी हमदर्दी जताने के लिए, मगर इंजीनियर रशीद का घर उसको 5 सालों में नहीं दिखा। तो इसलिए मेरे लिए ये सब बराबर हैं। तो कुछ खास ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी ताकत जो है, मैं अवाम यूथ को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकता हूँ अपनी पार्टी में। और यूथ का जो रुझान है और काफी टाइम। चलिए तेंदर जी, अब मैं आपके पास आता हूं ये सवाल लेकर के कई अच्छी चीजें हम कह सकते हैं, मतलब वो कश्मीर, वो वादी जहां पर बॉयकॉट और हड़ताल और तरह तरह की चीजें होती थी, फीसद वोटिंग का जो है 14-12 तक होता था, लेकिन अब जैसे पिछला गुज़िश्ता हमने देखा कि फीसद जो है उसने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, और अब ये देखा जा रहा है कि जो जेल में प्रत्याशी वो भी चुनाव लड़ रहा है। और मतलब यहाँ पर सियासी तौर पर हालांकि ऐसा कब होता है, लेकिन एक तरह से कुर्बानी दी गई और किसी ऐसे उम्मीदवार को सपोर्ट किया जा रहा है जो जेल में है। क्या ये तमाम चीजें लोकतंत्र की खूबसूरती और जम्मू कश्मीर में खासतौर से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होते हुए का एक इशारा है? बिल्कुल, ये तो खुशनुमा बात है। आप देख रहे हैं एक बंदा जेल में है, वो जो है डेमोक्रेसी की, वो तो है ही। वो हम पिछले कई देर से देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये देखना होगा क्या गुलाम नबी आज़ाद ने ये वाला डिसीजन लेकर कि वो इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर, देखिए अभी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सलमान निज़ामी, आज से नहीं काफ़ी सालों से हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो इंजीनियर रशीद हैं वो 370 को हटाने की
वजह से तिहाड़ जेल में नहीं। इंजीनियर रशीद पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस एनआईए द्वारा चल रहा है, एनआईए कोर्ट ने उन्हें जेल में रखा हुआ है। रही बात वहीदुल पारा की, उन पे भी एक सिमिलर केस है, लेकिन कोर्ट से ही उन्हें बेल मिली है और वो बेल पे बाहर है। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद का ये जो डिसीजन है कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करना है, क्या ये गुलाम नबी आज़ाद को दिल्ली से और दूर करेगा? क्योंकि देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की एक इमेज बनी थी, मैं वो बात करूंगा कि न्यूट्रल जर्नलिस्टिक सर्कल की, वो कि दिल्ली की बी टीम है यहाँ पर। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद ने वो बी टीम का टैग हटाने के लिए ये वाला डिसीजन लिया है कि इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करना? हालांकि दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करके वो एनसी का वोट नहीं काटेंगे, वो वोट काटेंगे लंगेट में, कुपवाड़ा में, उस इलाके में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। तो ये मैं आपको जैसे कह रहा था कि ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है, और जो भी ये जोड़ तोड़ हो रहा है, जो भी किसी को सपोर्ट कर रहा है, आज हमने देखा कि अपनी पार्टी के लिए बीजेपी के लीडर्स रजौरी और पुंछ में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर का जो वोटर है पूरे देश की तरह काफी सुलझा हुआ वोटर है, और वो जो डिसीजन है वो अपनी मर्जी से लेता है। जब वो ईवीएम का बटन जाके दबाएगा, वो कई फैक्टर्स हैं कि उनका चहीता कैंडिडेट कौन है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं। तो लोग जो हैं, जब वो वोटर वोट डालने जाता है, वो इस जोड़ तोड़ को कौन किसके लिए क्या कर रहा है वो चीज को नहीं देखता। लोग ये सोचते हैं कि मैं उस कैंडिडेट को चूज करूं जो मेरी आवाज बन के पार्लियामेंट में जाए। मेरी वोट इसलिए नहीं जाती कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है या वो उसको सपोर्ट कर रहा है, मेरी वोट उस कैंडिडेट को जाती है। मैं जब अपनी बात कर रहा हूं तो एक कॉमन जम्मू कश्मीर के सिटीजन की, देश के सिटीजन की, कि वो वोटर तब वोट देता है जब उसको ये लगता है कि ये वाला कैंडिडेट मेरी आवाज उठाएगा, मेरे जो मुद्दे हैं उसे उठाएगा। तो ये जो जोड़ तोड़ है, सपोर्ट है, ये बाहर से देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है। जी विशाल। सलमान, आप हमें सुन पा रहे हैं? सलमान निजामी जी जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तेजस्वी सोनी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और मेरे बहुत पुराने साथी हैं। अगर आपने अभी इंजीनियर साहब को कहा कि उनके खिलाफ कोई केस मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा था, लेकिन सरकार आर्टिकल 370 के तुरंत बाद ही क्यों जाग गई? उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो जब आर्टिकल 370 हट गया, इमीडिएटली इनको अरेस्ट कर दिया। क्यों? अभी उससे पहले सोई थी सरकार, कहां थी? बीजेपी तो 370 से पहले कई सालों से, अभी मनी लॉन्ड्रिंग के 370 के टाइम भी उन्होंने किया वो। तो ये एक एक्सक्यूज देना मुझे नहीं लगता। अगर 370 आपने हटाया, उसके इमीडिएटली आपने इनको अरेस्ट कर दिया, तो ये मंशा है कि मुझे लगता है, देखिए, वो फाइट कर रहे थे जब उन्होंने है तो उसका एक कॉज है। अब उसके लिए हम टाइम देखें कि कल हुई या आज हुई या 10 दिन पहले या 10 दिन बाद हुई, अरेस्टिंग का एक कॉज सामने है। जी, केस था, तो वो 370 के इमीडिएट हटने के बाद ही क्यों उनको जो है जेल में डाल दिया? तो पहले सरकार क्या खामोश क्यों थी? पहले सरकार क्या सोई थी? तो इसलिए जब 370 पे आवाजें उठी, कश्मीर से उठी, पार्लियामेंट में गुलाम नबी आजाद साहब ने आवाज दी, दीवारें हिलाई पार्लियामेंट की, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इनके एमपी जो है खामोश थे। उस वक्त इंजीनियर साहब ही यहां लड़ रहे थे जमीन पे, आजाद साहब पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। तो और जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, वो एनसी और पीडीपी अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाते। जी, वो यदुवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यदुवीर सेठी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, आपका स्वागत है। यदुवीर जी, एक आप जो बारामूला के बारे में मैं चाहूंगा कि आप जरा बताएं। हालांकि ठीक है, सबको पता है, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं कि बीजेपी का सीधे तौर पर कोई कैंडिडेट बारामूला में नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन बन रही है, डीपीएपी का समर्थन मिल रहा है इंजीनियर रशीद को, और आम आदमी पार्टी तो खैर वहां पे प्रचार का दूसरा मरहला है, लेकिन जो अपनी पार्टी है उसने पहले ही कह दिया है कि हमारा समर्थन जो जेकेपीसी को रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये तमाम जो समीकरण है, इसको लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं, और आपकी पार्टी का स्टेक अगर है तो क्या है, कहां लगा है? यदुवीर जी। जी, आपको आवाज मिल रही है? यदुवीर जी भी सुन नहीं पा रहे हमें। मैं तेजस्वी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
जो सवाल उठा रहे हैं सलमान निजामी टाइमिंग को लेकर, जी, जो गिरफ्तारी हुई थी कि 73 के बाद ही क्यों हुई गिरफ्तारी, ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं होती देखिए किसी भी केस में टाइमिंग जो है वो रेलिवेंट नहीं होती। 370 हटने के बाद कई अदर पॉलिटिशियंस जो थे, जिसमें उमरुद्दौला, महबूबा मुफ्ती, फारूकुल्ला, कईयों को नजरबंद किया था, कईयों को अरेस्ट किया था, उन्हें रिहा कर दिया। किसी पे एनआईए का कोई केस नहीं था। देखिए एनआईए का क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है, और ये जो केस था इंजीनियर रशीद पे काफी पहले एनआईए ने रजिस्टर किया था। मैं देखिए इस वक्त क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं उस केस की गहराइयों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अभी जिस तरह हम बात करें, अगर आपको याद होगा 2015 में जब राज्यसभा की इलेक्शन हो रही थी, गुलाम नबी आज़ाद को 30 वोट मिले थे यहाँ पर, जबकि इतनी उनके पास सपोर्ट नहीं थी। उन्होंने इंजीनियर रशीद से सपोर्ट ली थी। मैं एज अ जर्नलिस्ट वो उनकी जो मीटिंग हुई थी इंजीनियर रशीद से, हम लोगों ने वो भी कवर की थी। तो तब इंजीनियर रशीद ने इनफैक्ट मेरे से ही बात करते हुए ये कहा था कि मैं तब एक खबर एजेंसी के लिए काम करता था, तो उन्होंने मेरे से ही बात करते हुए ये कहा था कि जो कांग्रेस है और बीजेपी है, अगर हमें दो एवल्स में से किसी एक को चुनना है, ये एज पर इंजीनियर रशीद की बात कर रहा हूं, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं कि आई हैव टू चूज द लेसर एवल, और लेसर एवल जो है वो इस वक्त कांग्रेस है। तब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, और उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस ने मेरी जो अफजल गुरु को लेकर राय है उसे माना है, और मेरा अफजल गुरु को लेकर जो एज पर इंजीनियर रशीद राय ये थी कि उनको जो फांसी दी गई पार्लियामेंट अटैक केस में वो गलत थी। अफजल गुरु को जो फांसी दी गई थी वो गलत थी। ये गुलाम नबी आजाद ने भी इन राइटिंग जो है वो इंजीनियर रशीद को दिया था। ये देखिए 2015 में जो बात हुई थी वो अब ऐसा कि गुलाम नबी आजाद 2024 में उस जो एहसान था उनको सपोर्ट करके, उनको वोट करके इंजीनियर रशीद द्वारा उसका कर्ज उतार रहे हैं। आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में। आप गुलाम नबी आजाद की ही बात देख लें। पहले गुलाम नबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है श्रीनगर में, जहां पर उनके पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन, मुझे लगता है कि सलमान साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर ये ऐलान किया जाता है कि हमारे अनंतनाग और रजौरी से जो कैंडिडेट होंगे वो गुलाम नबी आजाद होंगे। लेकिन फिर उसके बाद गुलाम नबी आजाद की एक स्टेटमेंट आती है एक प्राइवेट चैनल से बात करते हुए कि जब मेरे पार्टी लीडर्स ने ये डिसीजन लिया तो मुझे उन्होंने कंसेंट में नहीं लिया, तो हो सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने वहां से गुलाम नबी आजाद को कैंडिडेट लॉन्च नहीं किया। तो अभी जो जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है एक इन पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, कोई ए पार्टी को सपोर्ट करिए। देखिए पहले मुझे याद है कि अल्ताफ बुखारी से जब हम बात करते थे तो वो कहते थे कि मैं बीजेपी से कोसों दूर हूं, हालांकि 370 को लेकर या बाकी चीजों को, स्टेटहुड को लेकर उनकी राय कश्मीरी लीडर्स की राय से ज्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आज के दिन में अपनी पार्टी जो है उसके लिए बीजेपी पुंछ रजौरी में उनके लिए कैंपेनिंग कर रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। तो मैं जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, जो समीकरण बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो काफी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने देखा कि कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कश्मीर के दौरे पे थे, श्रीनगर में थे, और जिन पार्टी के लीडर से वो मिले उन्हें अमित शाह ने उन पार्टी लीडर्स को कहा कि बेशक हम असेंबली पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है कश्मीर की 3 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं, जिसमें एक अनंतनाग और पुंछ रजौरी की सीट भी शामिल है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन के लिए। तो क्या ये जितना जोड़ तोड़ हो रहा है, ये एक दूसरे को सपोर्ट हो रही है, क्या ये असेंबली इलेक्शन के लिए हो रहा है? क्योंकि जो आपकी डीपीएपी है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी, उन्होंने भी कोई बड़ा लीडर जो है वो मैदान में नहीं उतारा है। जीएम सरूरी यहाँ पर थे, एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं जिन्होंने उधमपुर सीट पे कॉन्टेस्ट किया, लेकिन कितना उनको सपोर्ट है, कितना है, वो 4 तारीख को सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो मेन कॉन्टेस्ट था। बिल्कुल तेजर जी, मैं अदनान जुड़ गए हमारे साथ, अदनान अशरफ, स्पोक्सपर्सन जेकेपीसी, मैं जरा उन्हें भी अटेंड कर लूं।
अदनान, बारामूला सीट पर क्या हालात हैं? जेकेपीसी कितना प्रबल दावेदार है सज्जाद लोन, आप क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि अब आप देखिए, ये सबको पता ही है कि डीपीएपी ने सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है इंजीनियर रशीद को। उधर जो अपनी पार्टी है उसका अब जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सपोर्ट या फिर ये कि एनसी जो का कैंडिडेट है या फिर पीडीपी कैंडिडेट वो भारी पड़ेगा? अदनान। अदनान, आप खुद को अनम्यूट कर लें जी। देखें, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हम पिछले 3-4 महीने से कैंपेन जी कर रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से हो, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हो, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हो, तो काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इस वक्त मन बना लिया है इस इलेक्शन में कि वो ये उनका वोट चेंज के लिए होगा। जो हमने नारा दिया है डिग्निटी एंड डेवलपमेंट का, ये उस नारे का वोट होगा। तो हम कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह जो आप 20 मई को वोटिंग देखेंगे, पोलिंग देखेंगे, इंशाल्लाह सजाद गनी लोन साहब कामयाब होंगे, भारी अक्सरियत में कामयाब होंगे। लेकिन हम कंप्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं। हम एरोगेंस, जैसे बाकी पार्टियां, बाकी कैंडिडेट्स एरोगेंस शो कर रहे हैं, वो विदाउट पीपल हैविंग कास्टेड देयर वोट, वो पहले से वर्डिक्ट सुनाते हैं। लेकिन ये वर्डिक्ट, हम डेमोक्रेसी का यही फंडा होता है कि ये वर्डिक्ट लोगों ने सुनाना है। और हम काफी कॉन्फिडेंट है कि लोग इंशाल्लाह इस बारी चेंज के लिए वोट देंगे हमारी पार्टी कैंडिडेट। एक बड़ा मुद्दा बता दीजिए जिस मुद्दे को आपकी पार्टी ने अवाम के बीच ले जाकर तशहीर की है और उसका आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आपकी जीत होगी। देखिए, एक ही मुद्दा नहीं है, काफी मुद्दे हैं। एक डिग्निटी का मसला है। डिग्निटी बोलते हैं कि जो कश्मीरी है, वी वांट टू बी इक्वल इंडियंस, वी डू नॉट वांट टू बी अनइक्वल इंडियंस। तो जो हमारे एजेंट्स हैं, वो पार्लियामेंट जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, जहां पे हिंदुस्तान के लोग, इस पूरे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे भेजते हैं। तो जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, वो विदाउट इफ्स एंड बट्स, विदाउट मिंगलिंग, विदाउट डाउट, वहां पे लोगों का जो पेन है, जो उनकी स्ट्रगल है, जो यहाँ पे 30 साल का पेन, ह्यूमिलिएशन है, वो वहां पे बयां करे। ठीक है। तो उसी डिग्निटी में एक चीज ये है कि मेरी बात कंप्लीट करने दें। कि जो यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का एक की गवर्नमेंट ने जो कानून यहाँ पे बनाए थे कि यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन, पूरे मुल्क में पुलिस वेरिफिकेशन, चाहे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें या नौकरी के लिए अप्लाई करें, पुलिस वेरिफिकेशन एक फर्द का होता है। लेकिन कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली पूरे क्लैन का होता है, पूरी फैमिली का होता है। मतलब कि अगर 500 लोगों का एक क्लैन है, उसमें से अगर एक बंदे ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में उसको वो मुलविस होते हैं, चाहे या मिलिटेंट हुआ करते 90 में, तो पूरे 499 लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव आता है। तो ना ही वो कर पाते हैं, ना ही उनका पासपोर्ट मिलता है, ना ही वो और कोई गवर्नमेंट इवन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। इस मुद्दे पे आपको लगता है कि वोट मिल जाएगा? जो एफआईआर का एक रिजीम बनाया है, कल्चर बनाया है, वो खत्म करने की बात है। दूसरा, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अदनान, मेरे पास अब थोड़ा टाइम कम रह गया है, आप लोग देर से जुड़ पाए थे, माजरत चाहूंगा। मैं चाहता हूं फाइनल कमेंट सारे मेहमानों से एक बार ले लूं। सलमान, आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, 15 सेकंड दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं। फाइनल कमेंट बारामूला, और ये जानते हुए कि डीपीएपी सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि वो सपोर्ट कर रही है इंजीनियर रशीद को। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस वक्त जो इम्तिहान हमारे सामने है, ज़ाती मफाद को साइड पे रख के, ये इंसानियत के बारे में है, ये कश्मीरियत के बारे में इलेक्शन है। हमें इंसानियत दिखानी है। जो हम कश्मीरियत की बात करते हैं, एक इंसान जो कश्मीर में पैदा हुआ, जो कश्मीर के लिए लड़ रहा है, जो एक लेजिस्लेटर रहा है, वो 5 साल से जेल में है। हमें अपने सारे मफाद साइड पे रख के और उनको सपोर्ट करना है, जेल से निकालना है और उनको पार्लियामेंट भेजना है, ताकि वो जैसे असेंबली में वकालत कर रहे थे जम्मू कश्मीर की आवाम की, वैसे वो पार्लियामेंट में वकालत करे। बाकी जो तंजीमें उनको आजमा चुके हैं, एनसी के 3 एमपी थे, बाकी लोग भी बीजेपी के साथ पहले थे। फिरदौस जी, मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज रही हैं, उनका एक एजेंडा होता है इलेक्शन से पहले। जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो उनका वो एजेंडा कहीं रहता नहीं है।
तो मैं एक अल्टरनेटिव के तौर पे आ रहा हूँ मार्केट में, इनफैक्ट सियासी मार्केट में अवामी इत्तेहाद पार्टी एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभर रही है। और जहां तक आप पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो हम पार्लियामेंट में जरूर उन कैदियों की बात करेंगे जिनके अभी ट्रायल्स नहीं चल रहे हैं, जिनको जुडिशियल सपोर्ट चाहिए, उनके बारे ठीक में। है। तो इंदर जी, आप कैसे इसको कंक्लूड करेंगे फाइनल जी? देखिए विशाल, इस पूरी जो डिबेट है उसको कंक्लूड करने का ये है कि आपका जो बारामूला सीट की इलेक्शन होगी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। हालांकि सजाद लोन साहब की पार्टी ये जानती है कि जो सपोर्ट इंजीनियर रशीद को ऑफर की गई है वो कहीं ना कहीं उनके इलाके में उन्हें थोड़ा सा डैमेज करेगी, लेकिन जो बहरहाल जो आउटकम होगा 4 जून को सामने आएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। हमें अफसोस है दूर सिटी जी से बात नहीं कर पाए, लेकिन एक अच्छी चर्चा हुई है। और बारामूला में भी मुझे लगता है कि जो वोटिंग का रिकॉर्ड जैसे पिछली बार बना था उस तरह से भी कुछ नया रिकॉर्ड एक बन जाएगा, क्योंकि अवाम में काफ़ी जो है अवेयरनेस देखी जा रही है और काफ़ी एक जो एतमाद है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे उस पर बनता नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बारामूला का जो चुनाव है वो अपने आप में एक मिसाल होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और आप बने रहे साथ न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार। आज आपको याद है